द इनपुट आउटपुट। अभी तक हमने जो भी काम किया है वो मेमोरी रिलेटेड था। अब हम ये देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर इनपुट आउटपुट कैसे लेता है। ठीक है, उसको समझने के लिए ज़रा पहले ये समझो, मैं इसको हेडिंग डाल रहा हूँ इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसको समझो। हमारे पास एक ALU थी, इस डायग्राम को मैं बना रहा हूँ जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये हमारे पास बस थी, ये हमारे पास बस थी। यहाँ पे हमने एक सर्किट बनाया था जिसके अंदर हम S0 S1 S2 दे रहे थे और ये बस के अंदर जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद ALU हमारे पास कैसे जुड़ी हुई थी, लेट से मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ये हमारे पास ALU थी, इस ALU से यहाँ पे जुड़ा हुआ था एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर ये लाइन से जुड़ा हुआ था। देन हमारे पास एक था डेटा रजिस्टर, एक हमारे पास यहाँ पे मेमोरी भी थी और AR भी था। ये मेमोरी थी, यहाँ पे हमारे पास एड्रेस रजिस्टर था। ठीक है, और एड्रेस रजिस्टर भी इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। देन इफ यू सी इट वॉज कनेक्टेड लाइक दिस, यानी कि डेटा रजिस्टर से हम डायरेक्ट ALU के अंदर डेटा भेज सकते हैं। डेटा रजिस्टर कैन एक्सेप्ट मेमोरी डेटा फ्रॉम द बस ऑल्सो। ऑल्सो हमारे पास था एक इनपुट रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर से डेटा हम कहाँ पे भेज सकते हैं, ALU में। एक्यूमुलेटर से भी हम डायरेक्ट डेटा भेज सकते हैं ALU में। और एक था हमारे पास आउटपुट रजिस्टर, इस आउटपुट रजिस्टर के अंदर हम यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। अब इस चीज़ को समझो, ये है क्या। यहाँ से अगर मुझे इनपुट लेना है, लेट से यहाँ पे मेरे पास कीबोर्ड है, ये मेरा कीबोर्ड है, एक इनपुट डिवाइस। इसने कोई की प्रेस की तो जो की प्रेस होने के बाद डेटा आएगा वो इनपुट रजिस्टर में चला जाएगा। ठीक है, इनपुट रजिस्टर में आ गया। अब इसको अगर मुझे मेमोरी में स्टोर करना है तो मेमोरी में स्टोर करने का क्या तरीका है, हम इनपुट रजिस्टर से इस डेटा को इनपुट रजिस्टर से ALU में डालेंगे, ALU से एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से ये ऐसे घूम के मेमोरी में जाएगा। दिस इज हाउ द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनपुट रजिस्टर टू मेमोरी। ओके, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज इनपुट रजिस्टर से ALU में डेटा जाएगा, ALU से एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर से फिर हम उसको मेमोरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे लेट से एक प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, तो हम जो भी आउटपुट रजिस्टर में होगा उसको हम प्रिंटर में डाल सकते हैं। और टू मेक द थिंग्स सिंपलर हम क्या करते हैं, देखिए आउटपुट रजिस्टर में मेमोरी से डेटा आ पा रहा है, आप देख सकते हो, फ्रॉम हियर वी कैन डायरेक्टली ट्रांसफर हियर, बट वी डोंट डू इट। हाउ वी डू इट, सी दिस। अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो ये मान के चल रहे हैं कि कैलकुलेशन के बाद डेटा ट्रांसफर होगा, तो पहले वो ALU से एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से फिर वो यहाँ पे आउटपुट रजिस्टर में आएगा। मेमोरी से क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो कैलकुलेटेड आंसर है वो ALU से जनरेट हो रहा है। सो दिस इज हाउ फ्रॉम ALU यू कैन ट्रांसफर द डेटा टू आउटपुट रजिस्टर एंड देन यू कैन गिव इट टू प्रिंटर फॉर printing or whatever it is required for. Maybe it is required to show onto the desktop. अगर हमें आउटपुट रजिस्टर के अंदर, मेमोरी के अंदर, तो अब हम टू मेक थिंग easy or to make things on one page, what we are doing is we have one thing called ALU, we have something called memory, and we have something called input register या फिर output register. So if we want to transfer the data from input register, then we have to transfer it to ALU, and then ALU will transfer it to memory. How? By using accumulator. Similarly, if I want to transfer the data to the output register, I'll say use the same path. So ALU is in between to transfer the data from in any case. अब यहाँ पे एक चीज़ सुनिए, हमारे पास दो फ्लैग होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होगा, ये इनपुट रजिस्टर से ALU में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि आपको पता है अगर एक ह्यूमन है, लेट से एक ह्यूमन है,
वो 1 सेकेंड के अंदर 10 कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 10 कैरेक्टर्स को प्रेस कर पा रहा है कीबोर्ड से। 1 सेकेंड में 10 कैरेक्टर भी प्रेस हो नहीं पाएंगे, लेकिन मान लेते हैं कोई सुपर ह्यूमन है। और ALU क्या है? ALU क्या है? वो बहुत फास्ट है। लेट्स से ये 10 की पावर -6 माइक्रो सेकेंड और 10 टू द पावर -6 सेकेंड में काम कर रही है, यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड में काम कर रही है। सो दैट मीन्स देर इज ए वेरी वेरी लैग बिटवीन 10 एंड 10 टू द पावर -6। ये 1 सेकेंड में 10 कैरेक्टर जनरेट कर रहा है, और ये जो है 1 सेकेंड में 1000 कैरेक्टर 10,000 कैरेक्टर भी उठा लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास इनके गैप के लिए क्या होता है? एक चीज़ होती है हमारे पास फ्लैग FGI, और एक होता है हमारे पास FGO। यह है फ्लैग इनपुट, यह है फ्लैग आउटपुट। अगर हमारे पास फ्लैग इनपुट की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यह है कि इनपुट इज अवेलेबल एंड जस्ट रीड इट। ठीक है, इनपुट इज अवेलेबल, रीड इट। अगर फ्लैग आउटपुट की वैल्यू 1 है, तो यानी कि वॉट एवर इट वॉज अवेलेबल टू रीड फ्रॉम द रजिस्टर, इट हैज ऑलरेडी बीन रेड, नाउ इट इज अवेलेबल टू राइट। ओके, अभी अगर इसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा से फिर से समझाऊंगा, लिखवा भी दूंगा। वॉट एवर आई एम टेलिंग यू हियर इज जस्ट सी दिस वन मोर टाइम। ALU अपना काम करे कैलकुलेशन का, या इस इनपुट से रीड करने का इंतजार करे? तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस हैं। मैं उनको अप्रोचेस को एक एक करके आपको बता रहा हूं। अगर ये वाली चीज़ अभी समझ में नहीं आई, मैं इसको रब कर देता हूं, इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। लेकिन आपको मैं 3 अप्रोचेस बता रहा हूं। फर्स्ट अप्रोच इज प्रोग्राम्ड IO, यानी कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। सेकेंड अप्रोच इज इंटरप्ट ड्रिवन IO, and the third approach is direct memory access, that is DMA, direct memory access। ओके, जो कि ये बहुत ही इनएफिशिएंट है, ये मॉडरेट है, और ये एफिशिएंट है। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को जरा एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम्ड IO की। प्रोग्राम्ड IO में क्या होगा, देखिए कैसे काम करेंगे। लेट्स से मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूं IO के लिए, IO प्रोग्राम कैसे। लेट्स से मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन का एक एड्रेस है जिस पे हमने लिखा SKI, स्किप इफ। ठीक है, स्किप इफ 1। आई मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर हमारे पास फ्लैग है, उसकी वैल्यू अगर 1 है तो हम स्किप कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। 201 पे हमारे पास लिखा हुआ है ब्रांच अनकंडीशनल टू 200, और 202 पे हमारे पास लिखा हुआ है इनपुट। देखिए, अब हमारे पास एक फ्लैग है, ये फ्लैग है E। अगर आप अपना पुराने वाला डायग्राम देखेंगे, ये वाला, तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि मैंने यहाँ पे जब ये डायग्राम बनवाया था तो यहाँ पे एक E नाम का बॉक्स भी बनाया था। वो E कौन सा है, वो यही वाला E है। ठीक है, अगर आपको याद हो अपनी कॉपी में देख सकते हैं, दिस E वॉज अवेलेबल हियर, दिस E इज नथिंग बट फ्लैग E। अब अगर इस फ्लैग E की वैल्यू 0 है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा ये स्किप इफ, यानी कि यहाँ पे ये 1 है, तो अगर ये 1 सॉरी ये अगर 0 है, तो यानी कि हमारे पास अभी कुछ भी रीड करने के लिए नहीं है, अभी हमारे पास कुछ भी रीड करने के लिए नहीं है, तो ये स्किप नहीं करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। स्किप इफ 1, इस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है अगर ये 1 होता, लेकिन ये 1 तो नहीं है, तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चलेगा। और ब्रांच अनकंडीशनल, यानी कि बिना किसी कंडीशन को चेक करे ब्रांच कर जाओ 200 पे, तो यानी कि ये वापस यहीं पे आ गया। फिर दोबारा ब्रांच स्किप इफ 1, लेकिन ये तो 1 नहीं है, ये तो 0 है, तो इसका मतलब ये फिर से 200 पे आएगा और फिर से ब्रांच होके ये वापस चला जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज अ बिजी वेटिंग। ये क्या है,
बिजी वेटिंग, बिजी वेटिंग है। बिजी वेटिंग का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ाया था कि वाइल अगर मैं लिखता हूँ फ्लैग इक्वल टू 1 और यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया और एक्चुअली में फ्लैग इक्वल टू 1 था, तो ये क्या है, ये इनफाइनाइट लूप है, ये इनफाइनाइट लूप। अब जब तक ये दूसरे प्रोग्राम में कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर फ्लैग की वैल्यू को जीरो नहीं कर देगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। इसको हमने बोला था बिजी वेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब मैंने आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ाई थी। बिजी वेटिंग ये वही वाली बिजी वेटिंग है। अब लेट से यहाँ पे कीबोर्ड था, इस कीबोर्ड ने कुछ की प्रेस करी और वो डेटा इनपुट रजिस्टर में आ गया। हमें ये इनपुट रजिस्टर से डेटा रीड करके मेमोरी में स्टोर करना है, हमें ये इनपुट एक्सेप्ट करना है। तो जब भी यहाँ पे डेटा अवेलेबल हो जाएगा ये इसको 1 कर देगा, इस ई को 1 कर देगा। तो ये क्या करेगा, स्किप इफ 1, यानी कि ये तो ट्रू हो गया, स्किप तो है अब करना है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करके ये 202 पे आएगा डायरेक्ट और ये क्या करेगा, इनपुट को एक्सेप्ट। इस समय इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ ALU विल रिसीव द इनपुट। बट देर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर प्रोग्राम हमें इनपुट लेने के लिए ये बहुत सारी स्किप इफ ये सब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को चलाना पड़ेगा। और ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है। हर इंस्ट्रक्शन के अंदर फेच, डिकोड, एड्रेस कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन सब कुछ इन्वॉल्व होगा। तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। इसके वजह से हम अपने इनपुट को बहुत ही ज़्यादा स्लोली रीड करेंगे। तो इनपुट ड्रिवन में क्या होता है, इनपुट दिस प्रोग्राम्ड IO के अंदर क्या होता है, इनपुट आउटपुट इज डन थ्रू अ प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम का मैंने आपको ये सैंपल दिखा दिया है। देन विच इन्वॉल्व, क्योंकि अगर प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, क्या इन्वॉल्व होगा, विच इन्वॉल्व फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, यानी कि ऑल फेजेस, हमारे पास ऑल फेजेस होंगे। अब लेट से एज्यूम कर लो ईच साइकिल टेक्स लेट से 1 माइक्रोसेकेंड, हर एक साइकिल 1 माइक्रोसेकेंड लेती है। तो यानी कि एक इनपुट को लेने के लिए हमें 10 की पावर माइनस 6 आई थिंक each cycle takes 1 microsecond. ओके, तो 1 इनपुट टेक 10 की पावर -6 सेकेंड। तो हम 1 सेकेंड के अंदर कितनी ले सकते हैं इनपुट, दैट इज 10 की पावर 6 इनपुट्स। देखो अब यहाँ पे दोबारा से सुनो, अगर हम ये माने कि ईच साइकिल टेक्स, यानी कि ये वाली पूरी एक साइकिल 1 माइक्रोसेकेंड लेती है फॉर एग्जाम्पल, तो एक इनपुट लेने के लिए 10 की पावर -6 सेकेंड लगते हैं। इसको ऐसे लिख दिया बस। और 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 इनपुट्स। तो 10 की पावर 6 इज नथिंग बट 1 मिलियन। इसी वजह से इसको हम मिप्स भी बोलते हैं, मिप्स, दैट इज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मिप्स। ओके, मिप्स इज अ स्टैंडर्ड unit to calculate the number of that is million instructions per second. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब इनपुट नहीं होगा अवेलेबल, तो ये क्या करेगा, ये बिजी वेटिंग में फंसा रहेगा। यहाँ पे ये बिजी वेटिंग में फंसा रहेगा और हमारी साइकिल्स होंगी वेस्ट, यानी कि ये इनपुट तो अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ पे ये 0 रहेगा, 1 नहीं होगा, तो यहाँ पे ये इसी में ही बिजी वेटिंग में फंसा रहेगा। तो जिसकी वजह से हम कर तो सकते थे एक्सेप्ट मिलियन इंस्ट्रक्शन, लेकिन कर कितनी पा रहे हैं, केवल 10 इंस्ट्रक्शंस
क्योंकि इनपुट यूज़र कर ही नहीं पा रहा है उससे ज़्यादा, ये इनपुट कर पा रहा है केवल 10 कैरेक्टर्स, तो जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है ये काम। ओके, एंड अगर आप ये मानो कि इनपुट हम लेट से ह्यूमन से नहीं ले रहे हैं, किसी फाइल से भी रीड कर रहे हैं, देन ऑल्सो वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस बिजी वेटिंग एवरी टाइम व्हेन वी हैव जीरो अवेलेबल हियर, और ये बिजी वेटिंग हमारी इंस्ट्रक्शन को खा रही है, फालतू में बेकार कर दे रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट अप्रोच है, लेकिन ये प्रोग्राम्ड आईओ हमारे कोर्स का पार्ट है, इसीलिए हमने आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, जिसके अंदर हम इसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं। इंटरप्ट ड्रिवन में कैसे होता है उसको हम देखते हैं। ओके।